उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। नगर निकाय हो या नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है और जितने भी प्रत्याशी हैं सभी अलग अलग पार्टियों से टिकट मांगने के लिए अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की नगर पंचायत शमशाबाद में हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के काफी दिग्गज नेता नदीम अहमद फारूकी जी हैं। सर, सबसे पहले आपका न्याय तक न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, जरा बताएं, इस बार जैसे नगर पंचायत चुनाव यहाँ फर्रुखाबाद में दूसरे चरण में होना प्रस्तावित हुआ है और आप समाजवादी पार्टी से ही इस बार टिकट मांग रहे हैं या कोई और पार्टी है, इसके बारे में जरा बताएं। निश्चित तौर पर मेरा जुड़ाव लंबे समय से समाजवादी पार्टी से है जी। मैं इसका लगातार 8 वर्ष तक जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और विभिन्न पदों पर रहा हूँ। मेरी आस्था निष्ठा समाजवादी पार्टी में है। माननीय लोहिया जी के जमाने से हमारा परिवार समाजवादी पार्टी से संबद्ध रहा है, इसलिए किसी और पार्टी की कल्पना करना और उसकी तरफ देखना कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में है तो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ने की प्रयास है और योजना है। आपको नगर पंचायत चुनाव में इतना दिलचस्पी क्यों है? इसमें जनता की सेवा करने के अधिक अवसर उपलब्ध रहे। पूर्व में चेयरमैन रहा हूँ, मेरे पिताजी चेयरमैन रहे, तो इस नगर की सेवा करते रहे हमारे पूर्वज और मैंने भी अपने कार्यकाल में लोगों की सेवा की है और सेवा के बहुत अवसर उपलब्ध रहते हैं और सेवा भाव ही हमारे परिवार का और हमारा ध्येय है। इसीलिए मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने होम टाउन लौट कर आया, तो उसमें सेवा करने का अवसर चेयरमैन के माध्यम से ज़्यादा उपलब्ध रहता है। इसलिए चुनाव के माध्यम से वहाँ पहुंचकर सेवा करने का आगे भी योजना है। जैसा कि आपने बताया आप समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा में आपने कई काम कराए होंगे, कुछ विशेष कामों पर जरा प्रकाश डालेंगे जिससे कि ये पता चले कि समाज सेवा में आपने अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं, समाज के लोगों की किस तरीके से मदद की है। कोई विशेष काम हो तो जरा उनके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, सेवा के 2 तरीके होते हैं। एक, जनप्रतिनिधि जब वो निर्वाचित हो जाता है तो जिस संस्थान का वो हेड होकर जाता है उसके माध्यम से काम होते हैं। तो मैं चेयरमैन रहा हूँ तो मैंने यहाँ अस्पताल, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, बैंक, पार्क, गलियाँ तमाम और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का काम ये सब कराया। वृद्धावस्था की पेंशन बनवाई, विधवाओं की पेंशन बनवाई, सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ दिया। ये तो सरकारी स्तर पर हमारे काम हो गए और व्यक्तिगत स्तर पर तो हम लोग जब किसी पद पर नहीं होते हैं तब भी चूंकि राजनीति में है, सेवा भाव है, तो लोगों का व्यक्तिगत तौर पर काम करने की हम लोगों का निश्चित तौर पर रहता है। सर्दी का काम टाइम आता है तो सर्दी से संबंधित लोगों की समस्याएं होती हैं वो की जाती हैं, बरसात वाली की जाती हैं, गर्मी वाली की जाती हैं, या कोई और पीड़ित हो जाता है तो वो तमाम योजनाएं होती रहती हैं। हम लोगों ने लगातार कई संस्थाओं में रहकर लोगों की सेवा के लिए काम किया है और निरंतर हम लोग कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा हुआ पार्टी अगर आपको टिकट ना दे तो आप क्या करेंगे? जटिल प्रश्न है, इसका उत्तर नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, सकारात्मक ही सोचना चाहिए। अभी जो वर्तमान चेयरमैन है, जो निवर्तमान चेयरमैन है, जिन्होंने अभी यहाँ पर शमशाबाद में, जो मेरी जानकारी के आधार पर है कि उन्होंने 10 साल शासन किया है, उनको आप कहाँ पर देखते हैं? उनको हम किस रूप में देखें? एक चेयरमैन को विकास के रूप में ही अपेक्षा की जाती है। मेरे एक कार्यकाल के काम आपके सामने हैं, उनके 10 साल के कार्यकाल का कोई एक काम हो, उदाहरण हो, वो स्वयं आकर जनता के बीच बताएं। जब मैं चेयरमैन था तो बीएसपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त में छोटे कामों को छोड़ दिया जाए तो अस्पताल, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, बैंक, पार्क, इसके अतिरिक्त गंगा का पुल बनाने में भी हम लोगों का प्रयास रहा। ऐसा कोई काम, चूंकि विजय गुप्ता जी और उनकी माता जी सरकारी कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो तो संबंधित है, मैं ऐसा चेयरमैन रहे और कोई बड़ी योजना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शमशाबाद में नहीं लगा। आवश्यकता थी स्टेडियम बनने की, आवश्यकता थी डिग्री कॉलेज की, आवश्यकता थी कोई छोटा कारखाना लगने की ताकि लोग यहाँ पर उसमें बेरोजगार नवयुवक उसमें अपना रोजगार ढूंढ सके। आवश्यकता थी कि इस क्षेत्र को तहसील घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा कोई कार्य और प्रयास माननीय गुप्ता जी और उनकी माता जी की ओर से नहीं किया गया तो शमशाबाद के में कहा जा सके कि ये विकास हुआ। ये छोटा इलेक्शन होता है, कहीं न कहीं जो है यहाँ के व्यक्तिगत रूप से इंसान यहाँ पर वोट देता है। बहुत कम लोग हैं जो पार्टी के आधार पर भी वोट देते होंगे। व्यक्तिगत रूप से इंसान का इस चुनाव में जो है जुड़ा होता है। आप जब नगर में जाते हैं, निश्चित तौर पर लोगों से मिलते होंगे, तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आती हैं? देखिए, बेसिक काम जो होता है स्थानीय निकाय का, वो बिजली पानी सफाई होता है। तो सफाई कर्मचारी नियुक्त कर देना उद्देश्य नहीं होता है, सफाई कर्मचारी को चेक करना भी एक बड़ी बात होती है।
नालियां प्रॉपर साफ हैं, कूड़ा समय से उठ रहा है नहीं उठ रहा है, ये महत्वपूर्ण बात होती है। मैं देख रहा हूँ इस चीज का अभाव है। बिजली की व्यवस्था ये है कि बिजली के पोल खड़े हैं, ठेकेदारी कराने के लिए बिजली के पोल खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन उन पर लाइट प्रॉपर नहीं चल रही है। अगर फ्यूज हो गई तो 3 महीने बाद चेंज हो रही है, ये उचित व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था, हैंडपंप अगर खराब पड़ा है 2 महीने बाद, 2 महीने की कंप्लेन के बाद ठीक हो रहा है, तो ये उचित व्यवस्था नहीं है। तत्कालिक व्यवस्था करना चाहिए, चेयरमैन का दायित्व और कर्तव्य यही होना चाहिए। शमशाबाद में बताते हैं कि जब चुनाव होता है तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, तो ये जो हिंदू मुस्लिम पर कंट्रोवर्सी होती है, टारगेट किया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम हमेशा जो है एक विषय बना रहता है। ये वो लोग करते हैं जिनके पास अपना कोई योग्यता नहीं होती, अपना कोई मुद्दा नहीं होता है, और वो राजनीतिक सोच के लोग नहीं होते हैं। केवल भावात्मक और सांप्रदायिक मुद्दे उठाकर वो राजनीति में वोटों को भुनाना चाहते हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे हिंदू वोट भी बड़े तादाद में मिलता है। जब मैं जीता हूँ चाहे हारा हूँ, मुझे हिंदू समाज का भी और हिंदू समाज के हर जात का वोट मुझे मिला और आगे फिर मिलने जा रहा है। इसलिए इस बात में मेरा कोई दिलचस्पी भी नहीं है और ना ही मैं इस मुद्दे को उठाता हूँ। मैं विकास की बात करता हूँ और विकास की ही बात की जानी चाहिए। पिछले विकास कार्यों को आप किस नजरिए से देखते हैं? जो अभी पिछले विकास कार्य कराए गए हैं, इनको आप किस नजरिए से देखते हैं? विकास कार्य के नाम पे गलियां सड़कें बनी हैं और खंबे लगे हैं, और इन दोनों में ही व्यक्तिगत और आर्थिक लाभ बड़े पैमाने पर अर्जित किया जाता है। केवल इसलिए विकास काम हुआ है। बिजली के पोल लगे, ये एक समस्या का तो हल हुआ, लेकिन एक दूसरी समस्या का जन्म ये ले ली कि बिजली के पोल बीच सड़कों में लग गए हैं और वो एक नई समस्या को जन्म दे रहे हैं, जिससे अतिक्रमण हो रहा है और दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपको हमसे कोई सवाल पूछना है? आप एक जागरूक, नवयुवक और अच्छे पत्रकार, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करें, ऐसे आपसे अपेक्षा की जाती है, आप कर रहे हैं, और आप चौथा स्तंभ हैं इस देश। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बाद आपका नंबर आता है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप निष्पक्ष बात उठाएं, और जनता की समस्या जब आप उठाते हैं तो उस पर सरकार भी ध्यान देती है, प्रशासन भी ध्यान देती है। इसलिए इस देश को बनाए रखने में, व्यवस्थित बनाए रखने में आप पत्रकार साथियों का महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ऐसी मुझे उम्मीद। ऐसा कोई प्रश्न हो जो मैंने आपसे नहीं पूछा हो, लेकिन आप अगर मेरी जगह पर होते तो मुझसे जरूर पूछते, है कोई? प्रश्न बहुत से हो सकते हैं, निश्चित तौर पर प्रश्न बहुत हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में चुनाव से पूर्व नेताओं की कार्यप्रणाली का आकलन होना चाहिए। आपने मुझसे क्वेश्चन किए, निश्चित तौर पर दूसरे जो आउट गोइंग चेयरमैन है उनसे भी आप क्वेश्चन करिए। उन्हें 10 साल का कार्यकाल मिला, हमें एक 5 साल का कार्यकाल मिला। तुलनात्मक आप अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मुझे अग्रणीय पाएंगे, तो आप क्वेश्चन उनसे करें। तुलनात्मक अध्ययन की बात यह है, मैं ऑन कैमरे पर बोल रहा हूँ और मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूँ। यहाँ के जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो कहीं न कहीं कैमरे पर आने से बच रहे हैं, वो मेरे सवालों से बच रहे हैं, वो कैमरे पर आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उनके मन में कुछ शंका है या डर है कि मैं पता नहीं उनसे कौन सा क्वेश्चन पूछ दूं, क्या कर दूं, और इस तरीके से मुझे बचते हुए वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ के लिए मैंने यहाँ की जनता को जो एक साफ स्पष्ट छवि दिखाई है, यहाँ की कार्यप्रणाली दिखाई है, तो शायद मेरी सच्चाई को दिखाना कहीं न कहीं वर्तमान चेयरमैन के लिए ये उनको गलत लग रहा है। उनको लग रहा है कि शायद चुनाव में मेरा इससे नुकसान ना हो जाए, जबकि मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। मैंने निष्पक्ष होकर चीजों को दिखाया है, मैं बस दिखा सकता हूं, लेकिन जब आदमी मेरे कैमरे पर नहीं आना चाहता है तो मैं उससे बहुत ज्यादा पूछ नहीं सकता, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बनाई गई बिल्डिंग ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। जहां तक मुझे लगता है, मैंने यहाँ पर एक प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया, जिसको मैंने उजागर किया। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये संभव हो सकता है कि बिना राजा की जानकारी से इतना बड़ा गरीबों के ऊपर अत्याचार कर दिया गया? इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? निश्चित तौर पर जो कॉलोनीज की बात आप कर रहे हैं वो लोगों को मिली, नो डाउट ही सही है। तो इसमें स्थानीय निकाय का कोई दखल नहीं है, क्योंकि सरकार की योजनाओं के तहत लोगों को आवास मिले हैं। लेकिन उस आवास दिलाने में अगर स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों ने कोई व्यक्तिगत लाभ अर्जित किया है उन निर्धनों से, तो ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए क्यों है, क्योंकि सरकार ने वो निर्धनों के लिए व्यवस्था की थी, उसमें हम अपना लाभ ढूंढ रहे हैं, ये गलत है। और ऐसा हुआ है, जानकारी मिली है, कई शिकायतें इसमें आई। मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो प्रमाणित है। यदि मैंने कहा कि अस्पताल मैंने बनाया तो अस्पताल प्रमाणित दिख रहा है और पत्राचार फाइलों में रखा हुआ है, तो उनको आना चाहिए, मीडिया से रूबरू होना चाहिए। नेता का काम मीडिया के साथ बात करने का रहता है, अपनी बात उन्हें रखना चाहिए। अगर जैसा कि आप कह रहे हैं वो बच रहे हैं, तो उन्हें बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और बताने के लिए इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है।
अगर सब कुछ आपके मुताबिक हो जाता है और आप नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप क्या बदलाव करेंगे? देखिए, अगर आपने अतीत का अध्ययन किया हो और जानकारी की हो तो नगर पंचायत कार्यालय में और पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत नदीम फारूकी के कार्यकाल से ही हुई। इस बात को हमारे विरोधी भी स्वीकार करते हैं। पहली बात तो नगर पंचायत का कार्यालय जीर्ण हो चुका है। एक विशालकाय और शानदार नगर पंचायत का कार्यालय बनाने की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद प्राथमिकता जो रहेगी वो यहाँ पर एक स्टेडियम बनाने की, नौजवान लड़के हैं पर पढ़े लिखे, वो खेलने की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होगी और तहसील बनाने की मांग की जाएगी। और जो क्षेत्र विस्तार में नए इलाके बढ़े हैं, ग्राम इमादपुर, सिकंदरपुर, अलीपुर, पलिया, कटरा, इन क्षेत्रों में छोटे गेस्ट हाउसेज बनाए जाएंगे जहाँ के लोगों को कम पैसों में अपनी शादी व्यवस्था करने की सुविधा उपलब्ध है। और जो वहां पर सचिवालय बने थे वो बंद पड़े हुए हैं, कहीं कहीं उनमें भूसा भरा पड़ा है, उनको खोलकर उन क्षेत्रों के लिए मिनी कार्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा जहां नगर पंचायत का एक कर्मचारी उपलब्ध रहेगा। उस क्षेत्र के व्यक्ति अपनी समस्याएं वहीं अंकित करा सके, ऐसी व्यवस्था करने की योजना रहेगी। बस स्टॉप नहीं है, बीच बाजार में है, इसको बस स्टॉप को बाहरी क्षेत्र में किया जाए। और जैसे कि पहले मैंने कहा कि गंगा पुल को जोड़ने के लिए एक बाहरी हिस्से में एक रोड बनाने की बात की जाएगी। ये बड़े प्रोजेक्ट होंगे, छोटे लेवल पर गलियां पर पक्की कराई जाएंगी, व्यवस्थित तरीके से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी, लोगों को पानी उपलब्ध तरीके से कराया जाएगा, राशन का सही वितरण कराया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग कराई जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि हमने गेस्ट हाउस बनवाया था और यहाँ की मैंने जो जानकारी की है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनाया गया था युवाओं के पढ़ने के लिए, उसकी क्या स्थिति है, जरा प्रकाश डालेंगे? मेरे कार्यकाल समाप्त होने के बाद से वो लाइब्रेरी बंद पड़ी। बेहतरीन लाइब्रेरी थी, बुक्स में मैंने उपलब्ध कराई थी। क्यों बंद है मुझे नहीं मालूम है, जबकि निवर्तमान चेयरमैन साहब भी पढ़े लिखे हैं, उनके पुत्र विजय गुप्ता जी पढ़े लिखे हैं। और गेस्ट हाउस तो 90% कंप्लीट हो गया था, वो तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। अगर वो उसकी शुरुआत हो जाती तो बहुत कम फीस पर लोगों को वो उपलब्ध रहता। स्टेट बैंक के पास पीछे वो गेस्ट हाउस बना हुआ है, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ इसका उत्तर वही दे पाए। नगर पंचायत में तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम वादे करते हैं, आप भी वादे कर रहे हैं, जनता आप पर कैसे विश्वास करे और बेफिक्र होकर आपको वोट करे? 2006 के चुनाव में मीटिंग्स में मैं ये कहा करता था, मैं स्टेट बैंक लाऊंगा, गेस्ट हाउस बनाऊंगा, अस्पताल बनवाऊंगा, लाइब्रेरी बनाऊंगा। तब मेरे विरोधी ये आलोचना करते थे कि ये लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ये संभव ही नहीं है कि एक चेयरमैन ये कर सके, और वो सब कुछ संभव हो गया। गंगा पुल की भी हम बात करते थे, वो भी संभव हो गया। इसलिए लोग मुझ पर आंख मीचकर विश्वास करेंगे। नगर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, जात पात और तमाम चीजों को, धर्म की बातों को नजरअंदाज करके केवल और केवल विकास की बात करने वाले, विकास करा सकने वाले और आपकी बात को दमदारी से अधिकारी के सामने रखने वाले ही व्यक्ति को आप अपना प्रतिनिधि चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता नदीम फारूकी जी थे और आपने देखा इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम को टारगेट किया जाता है, आप बताइए अगर किसी हिंदू भाई के यहाँ शादी होती है या किसी मुस्लिम भाई के यहाँ जनाजा निकलता है तो कौन शरीक नहीं होता है? ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने वाला काम है और इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया जाता है। आप लोग बेफिक्र होकर वोट कीजिए और आपके एक वोट की ताकत, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी, तो आप कभी ये मत लगाइए कि मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। आपका एक वोट पूरी सत्ता को पलट कर रख सकता है। और ये छोटा चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव होता है और आप अपने व्यक्तिगत प्रत्याशी को देखकर ही वोट डालिए, कौन आपके हित की बात करता है, कौन आपके अहित की बात करता है। और अगर आपको लकीर का फकीर रहना है, आप विकास के आधार पर वोट करिए कि यहाँ पर कितना विकास किया गया है, कितने वायदे किए गए थे, कितने वायदे पूरे किए गए थे। और इसी के साथ हम कई और प्रत्याशियों का भी इंटरव्यू लेने का प्रयास करेंगे और उनसे उनके विकास के बारे में जानेंगे, उनकी मनोदशा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।